हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, साउंड। ठीक है, आप लोग टाइटल तो पढ़ ही चुके होंगे, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलो, तो साउंड क्या होता है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बचपन से हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही है, आज भी हमारे लिए साउंड की डेफिनेशन वही है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस, प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस कह लो, या ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। क्या? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक, ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेशंस के ही फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, इन्हीं वाइब्रेशंस को अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइज वे में बोलना चाहूँ तो मैं इन चीज़ को कह सकता हूँ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। क्या कह सकता हूँ? कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। और ये क्या होते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है भैया हमारा साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस और कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस टू बी प्रिसाइज। ठीक है। अच्छा, साउंड जो होती है ना, साउंड एक तरीके की वेव होती है, हम लोग कहते हैं साउंड वेव। तो साउंड पढ़ने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा वेव के बारे में जान लें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो, वेव जो है वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है वेव्स का। यानी कि अगर मैं बेसिस बदल दूँ तो उनका क्लासिफिकेशन बदल जाएगा, उनका कैटेगराइजेशन बदल जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, 10-15 बच्चे हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर मैं पढ़ाई के या एकेडमिक बेसिस पे क्लासीफाई करूँ तो आप कहोगे कुछ अच्छे हैं, कुछ मीडियम है, कुछ एवरेज हैं और कुछ ख़राब हैं। ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्स के बेसिस में बात करूँ तो कोई और दूसरे बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाएंगे, कोई और ख़राब, कोई मीडियम। ठीक है, और अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बात करूँ तो बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैं बेसिस बदल दूँ तो कैटेगराइजेशन बदल जाएगा और उस कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स भी बदल जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे जो वेव्स हैं उनको भी कैटेगराइज करने का हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, अच्छा, एक से ज़्यादा तरीके हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो तरीके? देखो, तरीका हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम की, क्या उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। क्या क्या हो सकता है? पहला होगा रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। ठीक, दूसरा हो सकता है कि किस टाइप से वो ट्रैवल करती है। इसको क्या कहना चाहिए? इसको हम लोग कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कह लो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक, अब आप कहोगे सर आपने ये सब तो बता दिया, ये तो बताओ कि वेव क्या होती है। तो भैया वेव वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या होता है? वेव एक टाइप की डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी प्लेस से मूव तो करते हैं लेकिन डिस्प्लेस नहीं होते। क्या? वेव्स आर द डिस्टर्बेंसेज इन द पार्टिकल्स, जिससे वो मूव तो करते हैं लेकिन डिस्प्लेस नहीं होते। मतलब यहां से अगर वो मूव किए तो यहां तक आएंगे, उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे ये कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक, ये अगर वेव जनरेट कर रहे हैं मतलब ये थोड़ा सा मूव करेंगे अपनी पोजीशन से, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। देखो, ऐसे समझो कि ये ऐसे 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 थे, ये अपनी पोजीशन से मूव करेंगे, ऐसे ऐसे सब पास में आ जाएंगे, उसके बाद वापस से सारे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यही होता है वेव। वेव इज या वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस इन पार्टिकल्स विदाउट गेटिंग डिस्प्लेस्ड। ठीक, ये होती है वेव। तो वेव को हम लोग ऐसे ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग मोशन ऑफ वेव्स भी कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को मोशन ऑफ वेव्स भी कह सकते हैं। ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम पे वेव्स जो हैं वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक मैकेनिकल मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। ठीक है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। ये पूरा मैकेनिकल लिखना मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मैकेनिकल का एक एग्जांपल दें अगर, तो मैकेनिकल का एग्जांपल हो जाएगा हमारी साउंड वेव्स। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल का एग्जांपल हो जाएगा साउंड वेव्स। और नॉन मैकेनिकल की बात करें तो लाइट वेव्स कह लो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा सही रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब इतना ही समझ के या इतना जो एग्जांपल दिए मैंने, इसी से समझ में आया होगा कि कौन सी वाली क्या वेव होती है। ठीक है, अगर मैं साउंड वेव की बात करूँ, साउंड तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इट नीड्स अ मीडियम। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं
विच नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, नीड्स मीडियम, ठीक है, दीज नीड्स मीडियम। अच्छा, तो अपने आप नॉन मैकेनिकल कौन सी हो जाएंगी? विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ठीक, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो ये हो गई हमारी वेव्स, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम हमारे पास मैकेनिकल वेव आती है, साउंड वेव आती है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कह लो साउंड वेव और लाइट वेव, इनके बीच में डिफरेंस। ये मतलब पेपर में जनरली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे इनके डिफरेंस की भी बात करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? नोट्स बनाते चलना, नोट्स के साथ कंजूसी मत करना, ठीक है। तो यार ये अगर इतना समझ में आया तो इसको ऐसे ही देखो, नोट्स को है जितना प्रिसाइज और कंसाइज, जितना प्रिसाइज और कन्फाइंड बनाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लो, उससे दिक्कत नहीं होगी जब पढ़ोगे, या पॉइंट के फॉर्म में बनाओ, ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ही बना लो, सही रहेगा। मेरे पास तो जगह नहीं, इसलिए मेरे को ये रेस करना पड़ेगा सो दैट मैं दूसरी चीज़ लिख सकूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हमारी वेव्स कितने टाइप की हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक है ट्रांसवर्स वेव, एक है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो हमारा जो साउंड होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स का एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इसका एग्जांपल हो जाएंगी। अच्छा, होता क्या है इनमें? देखो यार, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है ना वो ट्रैवल करती हैं क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे। ये जो है ये क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ऐसे वाली वेव्स, ठीक है। मतलब कि वेव, देखो वेव क्या होता है? वेव एक टाइप का डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो ऐसे समझो कि हमारे पास रस्सियां होती हैं, रस्सी, जैसे अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वीडियो को ज़रा 0.25x प्लेबैक स्पीड पे करके देखना, ठीक है। ये मेरे पास एक ईयरफोन का वायर है, ठीक है। ऐसे ये सीधा नहीं, अगर सीधा हो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता। देखो मैं इसको अगर ऐसे ऐसे मूव करूँ, इससे नहीं हो पा रहा यार, चलो अच्छा ऐसे समझो, ये मेरे पास मेरे हाथ में, ठीक है। मैं इसमें अगर एक वेव जनरेट करूँ तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे होके ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो पार्ट था पहले ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। इसमें जो है वेव मेरी ऐसे ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है, वेव मेरी ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। लेकिन जो, सॉरी उल्टा बोल गया, मेरी जो वेव है वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। देखो ध्यान से, ऐसे देखो तो मेरी जो वेव है, वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आ रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, मतलब वेव जो है, वेव का डायरेक्शन आगे की तरफ है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो मेरा ये हाथ का ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है? मेरे हाथ का पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। आइए बात समझ में, मतलब कि जैसे सपोज करो ये तुम्हारे पास कोई रस्सी है, रस्सी को अगर तुम वेव बनाओ तो पहले रस्सी ऐसी रहेगी, थोड़ी देर बाद ये वेव आगे जाएगी, फिर और आगे जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी। तो अगर देखा जाए तो हमारी वेव का क्या हो रहा है, पहले ऐसे थी, ठीक, पहले ऐसे थी, फिर आगे आई, आगे आई। तो इसमें ये दिख रहा है कि भैया वेव का डायरेक्शन इस तरफ है, वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये वाले पार्टिकल नीचे आएंगे, ये और ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे, समझ रहे हो ना बात। अभी ये ऊपर जा रहे हैं, इस पॉइंट पे ये वाले ऊपर जा रहे हैं यहाँ तक, और ये वाले सारे के सारे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये जो अभी ऊपर जा रहे हैं बाद में नीचे आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये अभी ऊपर जा रहे हैं, ये वाले नीचे आ रहे हैं। तो इसमें देखो कि पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे, और वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यही होती है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो, उसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब आई होगी बात समझ में। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग ट्रांसवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो मोशन ऑफ वेव होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर वेव इधर ट्रैवल कर रही है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ट्रैवल करती है, और 3 डायमेंशन में ये ट्रैवल करती है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होती है, ठीक है। इस तरफ क्या इनका डायरेक्शन इंटरचेंज भी हो सकता है, BE और ये वेव का डायरेक्शन, ठीक है। एंड दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है?
तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक, ऐसे ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये ऐसे, ये इससे 90, ये इससे 90, तो ये वाला जो इससे 90 बना रहा है, ये इससे 90 बना रहा है, ये इससे 90 बना रही है, ठीक है, दैट इज इट। फिर से देख लो, ये इससे और इससे 90 बना रहा है, ये इससे और इससे 90 बना रहा है, ये इससे और इससे 90 बना रही है, ठीक। ये होती है कि वेव इधर जा रही है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर। ऐसी होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको हम लोग ट्रांसवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ चल रहा होता है, ठीक है। उसमें भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी 90 डिग्री पे होता है, या कह लो परपेंडिकुलर होता है। ये सब आप आगे पढ़ोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। 11th में वेव्स वाला चैप्टर आएगा, मैकेनिकल वेव्स वगैरह, उसमें आएगी ये चीज़ें, लेकिन हमारे क्लास में है तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव ये जो है ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, TROUGH, ट्रफ, ठीक। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, अभी बात की थी। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मतलब ऐसे समझो, साउंड ऐसे ट्रैवल करता है। सपोज करो ये मेरा सोर्स है, यहाँ से साउंड निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सपोज कर लो ये मेरे पार्टिकल्स हैं, अभी कोई साउंड नहीं है, ठीक है। जैसे ही साउंड निकलेगा यहाँ से तो पहले ये वाले पार्टिकल्स जो हैं कंप्रेस होंगे, ठीक है, इनको जाके हिट करूँगा, ठीक। आगे वाले ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वेव है तो जब मैं इनको हिट करूँगा ये ऐसे कंप्रेस होंगे, फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी तो आएंगे। यही होता है ना वेव की, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो ये इधर आया, ये वापस अपनी जगह पे आया, ये वापस आया, वापस आया, वापस आया। अब अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे तो ये आपने आगे वाले को पुश करेंगे, तो ये जो यहाँ पर ऐसे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हुआ था, सॉरी, ये यहाँ पर जो कंप्रेशन क्रिएट हुआ था ये फिर रेयर फ्रैक्शन बन गया, और ये जो कंप्रेशन ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। अब यहाँ की जो वेव्स हैं वो ऐसे कंप्रेस हो जाएंगी, आगे वाली ऐसे रहेंगी, ठीक। इस तरीके से चलता जाएगा। इस तरीके से थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये अपना रेयर मतलब फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएंगी तो अपनी आगे वालों को कंप्रेस कर देंगी। तो ये ऐसे आई और ये इनको कंप्रेस कर दिया, और यहाँ पर अगर आपके ऑब्जर्वर का कान है तो यहाँ पर अब आपके ऑब्जर्वर को सब सुनाई देगा, ठीक। इस तरीके से होता है। हाँ, मेरे को पता है कान बहुत ख़राब बना है। अब आई होप ये समझ में आ गया हो। तो ये कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये कंप्रेशन, बाद में ये रेयर फ्रैक्शन बन गया, फिर इसके आगे वाला कंप्रेशन, ये यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, ये बाकी का रेयर फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। क्योंकि बीच में मैंने एक स्टेप इरेज कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास, नहीं तो पहले यहाँ कंप्रेशन बना था, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल करता है, ठीक है। यही कंप्रेशन जो है हमारी यही जो आवाज़ है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में, यही हमें सुनाई देती है, ठीक। तो जो भी साउंड होता है वो प्रोड्यूस किससे होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है इससे, वाइब्रेशन से। हमारे गले में वाइब्रेशन होता है, वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट करती हैं, इसलिए हमारे गले से आवाज़ निकलती है। हमारे कानों में वाइब्रेशन पहुंचती है, कानों में ऐसे ईयर ड्रम जैसे एक मेम्ब्रेन होती है, समझ लो, ठीक है। ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन होती है, जब आवाज़ हमारे कानों में जाती है तो ये मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगती है। इसके आगे कुछ बोन्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। वो बोन्स जाके एक और जगह ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, सेम वाइब्रेशन को एक और जगह ले जाती हैं। फिर यहाँ से एक कॉक्लिया होती है, वो आपके इस वेव को या कह लो इस वाइब्रेशन को, वाइब्रेशनल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, सॉरी, इसको फिर कह लो आप जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ना, उस टाइप के जो सिग्नल्स हमारी नर्व्स में फ्लो करते हैं उन सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। फिर वो सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन उस साउंड को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा, वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है और मेरी ड्राइंग भी कुछ खास बहुत अच्छी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आई होप इतना मैंने जितना बोला दैट इज़ इनफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे कुछ फॉर्मूले हैं वेलोसिटी ऑफ वेव वगैरह निकालने के लिए। अगर आप कंसाइस यूज़ करते हो तो कंसाइस में जिस चैप्टर में, मतलब जिस पेज में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसी पेज में नीचे एक इस टाइप से फॉर्मूला दिया होगा, v इज इक्वल टू रूट ई बाई डी, v इज इक्वल टू रूट ई बाई डी, ठीक है। ये क्या होता है? तो भैया रूट ई बाई डी है, रूट ई बाई डी जो फॉर्मूला है ये हमें अभी वैसे पढ़ना नहीं है, ये आगे आएगा क्लास 11th में, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज में बता देता हूँ इस फॉर्मूले में है क्या। ई जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। डी जो है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, डी हो सकता है आपको यहाँ पर रो भी मिल सकता है, ठीक है। ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है।
देखो यार, आपको इसके खूब सारे फॉर्मूले मिलेंगे, एक ये मिल जाएगा, कहीं पे आपको v इज इक्वल टू गामा रो बाई डी मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। उनमें कुछ कुछ डिफरेंस होगा कि वो किसी वेव पे एप्लीकेबल होंगे, किसी पे नहीं होंगे, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये किस लिए होता है, तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव पे ही एप्लीकेबल होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसी वेव्स जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करें, ऐसे वाले फॉर्म में, जैसे हमारा साउंड, ठीक है। तो ये यूज़ होता है साउंड की स्पीड निकालने के लिए, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मतलब ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर आपको फिर भी ये थोड़ा मतलब समझना है, थोड़ा इसको फील करना चाह रहे हो कि कैसा है, तो ऐसे समझ लो कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। मतलब उसमें साउंड की वेलोसिटी उतनी कम होगी, और जिस चीज़ का कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होती है उसमें इसकी लाइट क्या बोल रहा हूँ मैं, साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक। अब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आए। मतलब कि ऐसे समझ लो, जैसे मेरे पास कोई रबर बैंड है, ठीक। रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ, अभी तो मेरे पास है नहीं कोई, अगर मैं रबर बैंड मेरा इतना बड़ा है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। मतलब वो एक इलास्टिक चीज़ है, उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक। तो ये चीज़ इलास्टिसिटी जो है, आपको अभी तक लगता हो कि रबड़ में सबसे ज़्यादा होती है इलास्टिसिटी, पर ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो है वो मूव तो करते नहीं है, ठीक है, मूव नहीं करते, सिर्फ वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, यानी कि उनमें वेव का फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, ठीक। उनको मैं अगर तेज़ी से हिट करूँगा तो वो इधर उधर वाइब्रेट करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा फिर तो वो लिक्विड या गैस बन जाएंगे ना। अगर वो अपनी पोजीशन में जल्दी वापस नहीं आते, इधर उधर फैल जाते हैं, फिर तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो कुछ गैस बन जाए, लिक्विड बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको मारने पे वो इधर उधर जाते हैं और एज सून एज पॉसिबल, या जितनी जल्दी हो सके, अपनी पोजीशन पे आते हैं, ठीक। जितनी जल्दी ये अपनी पोजीशन पे आएंगे, मतलब जितनी जल्दी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे और वापस आएंगे, मतलब उतनी ही तेज़ इसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इसमें इतना ही तेज़ होगा, ठीक। और अगर जल्दी जल्दी कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होगा तो हमारी वेलोसिटी जो है साउंड वेव की वो भी ज़्यादा होगी। तो बस, यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा, इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा, उतनी हमारी स्पीड ऑफ साउंड होगी उस स्पेसिफिक मीडियम में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होती है, तो हमारी सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू रूट के अंदर e बाई डी, ठीक है। तो इस मीडियम हमने क्या बात करी, डेंसिटी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इतनी कम, ठीक। तो आप क्या कहोगे, भैया इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसमें वेलोसिटी कम होनी चाहिए, इसमें वेलोसिटी मीडियम होनी चाहिए, और इसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डेंसिटी ही एक फैक्टर नहीं, इलास्टिसिटी भी एक फैक्टर है, और सॉलिड की इलास्टिसिटी गैस से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना डिफरेंस इसमें डेंसिटी क्रिएट कर पाता है, उससे कई ज़्यादा डिफरेंस इलास्टिसिटी वाला कोएफिशिएंट, इलास्टिसिटी वाला फैक्टर क्रिएट कर पाता है। इसलिए वेटेज जो है वो सॉलिड को मिल जाता है, और सॉलिड की स्पीड जो है, सॉलिड में साउंड की स्पीड जो है वो गैसेस के मुकाबले ज़्यादा रहती है, ठीक है। जैसे इसमें 330 है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसमें पानी में कुछ 1700 कुछ है, और सॉलिड में शायद आयरन में 5000 कुछ है मीटर पर सेकेंड है, सॉरी, ठीक है। ऐसी कुछ स्पीड्स हैं, आई थिंक ये 5100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो देखो कितनी ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ी कम होती है, इसमें तो बहुत कम होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको आगे एक फॉर्मूला मिलेगा अपनी बुक में, क्लास 10th वाली बुक में ऐसे दिया होगा, गामा ई नहीं, गामा पी बाई डी, क्या दिया होगा, गामा पी बाई डी। ये क्या होता है? ये भैया ये वही फॉर्मूला है। इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुक में दिया है। अगर ये हमें ना दिया होता तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्योंकि दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, दिस इज ऑल अबाउट v इज इक्वल टू
रूट के अंदर E/D हम लोगों ने पढ़ा। ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है। मतलब फ्लूइड्स के लिए, फ्लूइड मतलब गैसेज और लिक्विड के लिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं बी वाला साइन, एक बीटा एक साइन होता है वो यूज़ करते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द बल्क मॉडुलस, हमें वो सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर हम लोग सॉलिड के लिए यूज़ करें तो सॉलिड में हमारे पास एक ऐसा y आता है एंड दिस y रिप्रेजेंट्स यंग मॉडुलस, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेज इज बल्क मॉडुलस एंड फॉर सॉलिड्स इट इज़ द यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। तो अगर हमें सॉलिड्स में वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव निकालनी है और अगर हम लोग अभी के लिए बात करें तो अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें सॉलिड्स में निकालनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक की जगह हम लोग यंग्स मॉडुलस रखेंगे। और अगर हमें यही चीज़ फ्लूइड्स में यानी कि गैसेस या लिक्विड्स में निकालनी है तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जगह बल्क मॉडुलस रखेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई, इसलिए हमारी बुक में ये दिया होगा, ठीक। और ये जो V इज इक्वल टू, और हम लोग बात करें अगर गैस की तो हमें बल्क मॉडुलस रखना पड़ेगा B/D, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, न्यूटन साहब। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि ये जो एक साउंड वाला चेंज होता है ये एक आइसोथर्मिक चेंज होता है। मतलब कि आइसोथर्मिक मतलब एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है। जैसे मैंने आपसे बात की, मैं अभी बोल रहा हूँ या आप किसी से डिस्कशन करो तो जब आप बातें करते हो तो कहीं टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता, ठीक है। टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसलिए न्यूटन को लगा कि ये एक आइसोथर्मिक चेंज है। तो आइसोथर्मिक चेंज को उन्होंने दिमाग में रखते हुए एक फॉर्मूला दे दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस का। क्या फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, P/D, यानी कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी। बाद में लेकिन उनके इस फॉर्मूले से जो है सही वेलोसिटीज़ नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया लैप्लेस, उन्होंने थ्योरी मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह चीज़ें थी उसको इसमें डाला। एक एडाइबेटिक चेंज एक चीज़ होती है, वो सब हमें कुछ नहीं पढ़ना, आगे आएगा। बस इतना बता दें कि फिर उन्होंने इस फॉर्मूले में करेक्शन करके हमें ये फॉर्मूला दिया गामा P/D, ठीक है। गामा इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। या इसको हम लोग CP/CV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर में और स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है। इतना कुछ नहीं पढ़ना, सब हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़ें। बस ये फॉर्मूला दिया तो बस ये बताने के लिए पूरी कहानी समझाई मैंने कि न्यूटन आए, न्यूटन ने अपना फॉर्मूला दिया P/D, रूट के अंदर P/D प्रेशर अपॉन डेंसिटी, पर इससे चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही थी। तो दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैप्लेस, उन्होंने अपना लैप्लेस करेक्शन दिया और उससे फॉर्मूला हमारा निकल के आया ये, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला था इससे बिल्कुल सही स्पीड निकल रही थी, जिसमें जो गामा होता है दिस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम लोग CP/CV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रेशर है और ये डेंसिटी है, ठीक है। दैट इज इट। इसमें मतलब ये चेंज क्यों लाना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना तो एक टेम्परेचर, एक सडन चेंज आता है टेम्परेचर में, ठीक है। तो न्यूटन ने जो आइसोथर्मिक वाली बात कही है, जो उन्होंने कहा कि सेम टेम्परेचर रहता है, वो चीज़ गलत हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे बोलने पे थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उनको तब तो पता नहीं थी, तो उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया, पर इससे चीज़ें भी नहीं आ रही थी। तो बाद में लैप्लेस ने इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हुए ये फॉर्मूला दिया, जिससे हमारी सारी स्पीड्स निकल कर आ रही थी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, या कह लो द लैप्लेस फॉर्मूला, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए इन गैसेज, ठीक। ये थी इस पूरे फॉर्मूले की कहानी। अभी आप इसको डेरिवेशन के साथ पढ़ोगे कि PV इज इक्वल टू nRT में बॉयल्स लॉ लगा के फिर उसमें डिफ्रेंशिएशन करके ये वो फिर आप ये फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है, इन क्लास 11, ठीक। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं आता, तो वेट करते हैं आगे के लिए, ठीक। अच्छा, अब अगर बात करें लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के डिफरेंस की, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के डिफरेंस की, तो एक चीज़ जो मतलब 2-3 चीज़ें जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, वो क्या पढ़ी। पहली चीज़ रिक्वायर्स मीडियम, अभी हम लोगों ने किया, इसीलिए ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है, या हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, हेंस इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। सॉरी, इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, हेंस इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ये डज थोड़ा कट रहा है, ठीक है, वो डज है, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, और इसमें क्या है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है, सो इट रिक्वायर्स अ मीडियम, ठीक। अगली चीज़ क्या हमारे पास, लाइट वेव, ये हम लोगों ने भी कैसी बात करी, ट्रांसवर्स वेव है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया, ट्रांसवर्स है, सॉरी, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। एक ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए किसमें ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है, इसमें जो ये
एंड पॉइंट्स होते हैं ना, इनको क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं। मतलब एक अपर एंड पॉइंट ये वाला, एक लोअर एंड पॉइंट, इनको हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं इस पूरे एक वेव को, ठीक। इसको हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं। तो ये ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। हेंस इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस, ठीक। आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, आगे हम लोग कह सकते हैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की नहीं होती है। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, पूरा सही से लिखते हैं। मतलब कि MKS सिस्टम में ढंग से SI यूनिट वाले फॉर्म में लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी होती है 330 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए टेम्परेचर होता है शायद आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 या कहीं कहीं पे 332 मेंशन रहता है, ठीक है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एक और डिफरेंस आप चाहो तो लिख सकते हो कि वेलोसिटी इन एयर लाइट वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी इन लिक्विड कम होती है, और वेलोसिटी इन वेलोसिटी इन सॉलिड और ज़्यादा कम होती है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है उतनी इनकी स्पीड घटती है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक। इसमें बात करें तो भैया इसमें जो है वेलोसिटी इन सॉलिड्स, साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। दैट इज़ इट, बस ये हो गया। इसके आगे हमारे पास एक और फार्मूला दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट के अंदर T/μ या T/m दिया हुआ है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि अगली जो हमारी कंसाइज की बुक में 7B पार्ट है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलो अच्छा, अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो भैया इसमें भी रिफ्लेक्शन वैसे होता है जैसे लाइट में होता है। हम लोगों ने बात की थी अपने ऑप्टिक्स के शायद पहले ही वीडियो में बात की थी कि जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वैसे इसका भी रिफ्लेक्शन होता है। देखो कैसे, ये कोई साउंड आया तो साउंड ऐसे चला गया, ठीक है। बिल्कुल सेम लाइट की तरीके से है। यहाँ पर इंसिडेंट रे ये हो गई, या कह लो इंसिडेंट साउंड ये हो गया, रिफ्लेक्टेड साउंड ये हो गया, ये बीच में नॉर्मल है। इसमें भी वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक। दूसरा क्या है, ये की पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। या कह लो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक। यही दो फॉर्मूला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए भी थे, यही दो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए भी, ठीक। सपोज किसी ने यहाँ से कोई साउंड निकाली, कुछ बोला, यहाँ से किसी ने कुछ बोला, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, वो जो साउंड है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। अगर कोई यहाँ पर साउंड सुन रहा है ना, सपोज कर लो यहाँ पर आपका कोई एक बंदा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है या यहाँ पर एक लिसनर है, उसको सुनाई देगा कि साउंड यहाँ से आ रही है, बल्कि असली साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अगर आपने सुपर 30 देखी हो तो वो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि यहाँ पर साउंड सुनाई दे रही है, सुनने वाले को लगेगा साउंड यहाँ से आ रही है, पर असलियत में साउंड इधर से आ रही होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इसी से एक फेनोमेना होता है इको, कि हम लोग कुछ बोलते हैं और हमारी आवाज़ गूंज के, जिसको हम लोग हिंदी में गूंजना कहते हैं, हमारी आवाज़ मतलब हमारे ही पास वापस आती है, हमें दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। वो चीज़ होती है एको, ठीक। तो इको क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन यही है, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्स्टिकल। वो कुछ भी हो सकता है, दीवार हो सकती है, वो कोई हिल हो सकती है, कोई खाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि एको कब होता है, ठीक। इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि एको कब होता है। तो देखो यार, हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन है, सब लोग जानते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में क्या है कि उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो हमारे ब्रेन की एक लिमिटेशन ये है कि अगर उसके पास 2-3 साउंड्स आ रही हैं, उसको एक साथ 2-3 चीज़ें सुनाई दे रही हैं, तो उन दोनों तीनों चीज़ों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी हमारा ब्रेन उन दोनों आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर पाएगा। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर जैसे आप यही वीडियो देख रहे हो, अगर आप इसको यूट्यूब के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ डाउनलोड करके देख रहे हो, और अगर आपके पास प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन है, अगर आप प्लेबैक स्पीड यूट्यूब पे 2x कर लोगे तो एक बार को आपको मेरी आवाज़ समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन
अगर आप यहीं पे प्लेबैक स्पीड किसी और एक्सटर्नल प्लेयर पे इसको डाउनलोड करके एक्सटर्नल प्लेयर पे सुनो और उसमें इसकी प्लेबैक स्पीड 3x कर दो। बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो ऑडियो ऑफ कर देते हैं, मतलब कि फिर वो उनका ऑडियो सुनाई नहीं देता, लेकिन अगर सुनाई देगा ना आपको 3x या 4x पे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भले ही मतलब कि क्योंकि 3x या 4x पे करने पे 4x प्लेबैक स्पीड करने पे बहुत तेज बोलूंगा मैं, उसमें 0.1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा मेरी दो आवाज़ निकलने में या मेरी दो साउंड वेव्स मेरे गले से निकलने में। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड कभी 0.1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगेगा। तो आपका जो ब्रेन है या जो आप इस वीडियो को 3x पे देख रहे होगे तो आपको मेरी आवाज़ या आपका ब्रेन जो है मेरी आवाज़ के अलग अलग नोट्स को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? कि अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी आप सुन पा रहे हो, अगर आपने 3x स्पीड कर दी तो मैं इतना तेज़ बोलने लगूंगा कि मेरी आवाज़ के दो अलग अलग नोट्स के बीच में या मेरी आवाज़ में ही मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे मैंने क्या बोला, क्योंकि उसमें जो मैं बोलूँगा मतलब दो अलग अलग क्या कहूँ मैं, दो अलग अलग साउंड्स के बीच में जो इंटरवल हो जाएगा वो 0.1 सेकेंड से कम का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ब्रेन जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ये आपके ब्रेन की एक लिमिटेशन है। ठीक, तो इको जो होता है, इको के लिए एक पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जैसे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपको इको सुनना है ना, तो इको सुनने के लिए ये जो भी आपका ऑब्स्टिकल है साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, 0.1 सेकेंड हो या इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड का टाइम नहीं लग रहा है, 0.1 से कम का टाइम लग रहा है, तो आप इको समझ ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग इको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा दो अलग अलग साउंड्स को। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीज़ हमें पता चल गई तो उससे हम लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि अगर 0.1 सेकेंड है, अच्छा, हमें साउंड की स्पीड भी पता है। ठीक, अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को 340 मीटर पर सेकेंड एयर के लिए लेके चलें, ये देखो यार, कुछ लोग कहते हैं कि डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, वो डिराइव्ड कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन नहीं है। बेसिक कंडीशन ये है, अगर आप डिस्टेंस 17 मीटर उसमें कर दोगे ना, क्या कहते हैं, पानी में अगर आप 17 मीटर कर दोगे डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी बात करेंगे क्यों। ठीक, क्योंकि हमारी बेसिक कंडीशन है 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए आवाज़ को यहाँ तक जाने में और आने में। ठीक, जैसे कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड 330 होती है 0 डिग्री पे, तो रूम टेम्परेचर जैसा कि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम लोग साउंड की स्पीड 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इस चीज़ को अगर मैं यूज़ करूं, देखो मेरे को क्या क्या पता है, मेरे को स्पीड पता है, मेरे को टाइम पता है। ठीक है, अगर स्पीड और टाइम से मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं वो फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लो, स्पीड इज इक्वल टू, तो अगर मैं मान लूँ कि ये डिस्टेंस मेरे पास d है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस d है मेरे पास, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये तो एक बार है, लेकिन साउंड को यहाँ तक जाना भी है और फिर यहाँ से आना भी है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई 2d, एक जाने का एक आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2d अपॉन टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड, इससे ज़्यादा लगना चाहिए। तो एक बार को मैं मिनिमम टाइम कंसीडर कर रहा हूँ कि मिनिमम टाइम कंसीडर कर रहा हूँ सो दैट मेरे को पता चले कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हम लोगों ने 340 मान रखी है। ठीक, बस अब इसको इधर ले चलो, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो यहाँ से d आ जाएगा मेरे पास 340 इंटू 0.1 अपॉन 2। ठीक, 340 अब दिख रहा होगा, 340 इंटू 0.1 अपॉन 2, ये इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक तरफ इधर आ जाएगा, तो ये 34 बचेगा। ठीक, और 34 अपॉन 2 मेरे पास कितना होगा 17 मीटर्स, कितना होगा 17 मीटर्स, दैट इज इट। अब यहाँ से हमारा जो 17 मीटर वाली कंडीशन होती है ना, मेन कंडीशन ये नहीं होती, ये डिराइव्ड कंडीशन होती है, मेन कंडीशन ये 0.1 सेकेंड वाली होती है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि मैं इस वक्त पानी में हूँ, ठीक है, पानी में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ठीक, इन वाटर स्पीड ऑफ साउंड सपोज कर लो मेरे पास 1400 मीटर्स पर सेकेंड होती है। ठीक है, 1400 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मैं अगर ये चीज़ यहाँ पे रखूँ तो स्पीड ऑफ साउंड में 1400 कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी 1400 इंटू 0.1, तो ये 140 हो जाएगा, और ये 2d का 2 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू d, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 70। हेंस
अगर मैं पानी में हूँ तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 70 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है ये बदल गया, पहले 17 मीटर था अब 70 मीटर हो गया, और इस तरीके से ये बदलता जा सकता है, ठीक है। 17 था 70 हो गया, लेकिन हमारा ये जो टाइम वाला फैक्टर है ना 0.1 सेकेंड, ये हमेशा 0.1 सेकेंड ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो फंडामेंटल फैक्टर है वो 0.1 सेकेंड वाला है, डिराइव्ड फैक्टर है वो 17 मीटर या 70 मीटर जो भी है वो वाला है, ठीक है। क्योंकि वो बदलता रहेगा, पानी में 70 है, एयर में किसी टेम्परेचर पे 17 है, किसी पे 16 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है इको की? दूसरी कंडीशन ये है कि यहां से हम लोगों ने साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है। साउंड की कुछ वेवलेंथ होती है, ठीक, क्या होती है? साउंड की कुछ वेवलेंथ होती है। अच्छा, साउंड की मतलब सॉरी, साउंड की जो भी वेवलेंथ होती है, साउंड की वेव की जो भी वेवलेंथ होती है, सपोज कर लो इसकी वेवलेंथ है 1 मीटर, ठीक है। इसकी वेवलेंथ है 1 मीटर। ये भी एक डिफरेंस होता है लाइट और साउंड के बीच कि जो लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और साउंड वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ सपोज कर लो 1 मीटर है, तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ना या जिससे भी ये टकरा के आ रही जो भी ऑब्स्टेकल है वो 1 मीटर से बड़ा होना चाहिए। जिससे भी ये टकरा के वापस आ रही हैं 1 मीटर से बड़ा होना चाहिए, या कह लो कि उसकी जो इसका जो साइज है वो साउंड की वेव के वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। दो चीज़ें हो गई। और तीसरी और सबसे सिंपल कंडीशन ये है कि भैया साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो हिट करके वापस आ सके। मान लो आपने धीरे से साउंड निकाली, आपने ये ऐसी साउंड निकाली, तो आपको लगता है कि क्या ये साउंड यहाँ तक 17 मीटर जाएगी और वापस आएगी फिर भी इतनी ऑडिबल होगी कि आपको सुनाई दे? नहीं होगी। अगर आप ऐसे साउंड निकालोगे तो ये साउंड यहाँ तक जाएगी, यहाँ से वापस भी आनी चाहिए, इको भी होना चाहिए, लेकिन आपकी साउंड इतनी धीरे थी कि वो यहाँ तक गई, यहीं तक जाने में मर गई, या वापस आते आते साउंड जो है वो बिल्कुल डिमिनिश हो गई, खत्म हो गई। या मान लो यहाँ तक गई और यहाँ तक आई भी तो इतनी धीमे हो जाएगी कि आप सुन नहीं पाओगे, इतनी कम डेसिबल्स की साउंड हो जाएगी, ठीक है। तो साउंड इंटेंसिटी मस्ट बी ग्रेटर एनफ या इट मस्ट बी लाउड इनफ कि यहाँ तक रिफ्लेक्ट, यहाँ तक जाए फिर वापस आए और फिर भी ऑडिबल हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने वेलोसिटी के कुछ फार्मूला की बात की थी, एक फार्मूला मैं बताना भूल गया जो कि हम लोग लाइट में भी कर चुके हैं, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा या न्यू लैम्डा, ठीक है। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाला जो फार्मूला होता है ना v इज इक्वल टू रूट ई बाई डी, या फिर इसी का जो एक और वर्जन होता है रूट के अंदर बल्क मॉडुलस बाई डी, या फिर रूट के अंदर यंग्स मॉडुलस बाई डी, या फिर रूट के अंदर ये मतलब इक्वल नहीं, ये सारे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। या फिर रूट के अंदर गामा पी बाई डी। ये सब फार्मूला जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये 1 2 3 4 ये चारों फार्मूला सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास एफ इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या फिर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये वाला फार्मूला हमारे पास ना सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए बल्कि ये ट्रांसवर्स वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। इसलिए आपको याद हो तो हमने ये वाला फार्मूला बहुत बार यूज़ भी किया था जब हम लोग लाइट की बात कर रहे थे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। जैसे हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सो ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर भी यूज़ होता है। सपोज कर लो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है, हमें उस लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है कुछ, मान लो 50 हर्ट्ज़, लाइट की नहीं, मेरा मतलब साउंड वेव की हमें कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सपोज कर लो 50 हर्ट्ज़, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 1 मीटर, ये 1 क्या है इसको कर लो चलो 6 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे से वेलोसिटी पूछी जाए तो क्या होगा, एफ इंटू लैम्डा यानी कि 50 इंटू 6 दैट इज 300 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला यूज़ करना है। इसका कुछ खास बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये था हमारे पास इको, कि यहाँ तक नॉइज़ गई यहाँ से वापस आई, ठीक। इसका यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे सोनार सबमरीन्स वगैरह में। एक मूवी आई थी गाजी अटैक, अगर आपने देखी हो तो उसमें सबमरीन्स में सोनार का खूब मतलब सबमरीन्स में सोनार का खूब यूज़ होता है। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो आपको पता होगा, ठीक है। और वैसे भी नहीं तो ऐसे भी पता ही होगा, वो तो मैंने इसलिए कहा कि अगर आपने देखी होगी तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई होगी उसकी। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड, सोनार का फुल फॉर्म होता है SO से बना साउंड, N से बना नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वैसे फॉर्मूला मेरे को एक लाइन में लिखना चाहिए था, मैंने बहुत इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या फॉर्मूला होता है?
सॉरी क्या फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास एक सबमरीन है सपोज कर लो, ठीक है, ये कोई सबमरीन है पानी के अंदर चल रही है, तो इसमें जैसे हमारे पास बोट में, शिप में या कार में सामने विंडशील्ड होती है, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें आंखों से नहीं दिखता, हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड या एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, देखो हमारे कानों के लिए या ह्यूमंस की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ना, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड कोई इंसान सुन सकता है, दैट रेंजेस फ्रॉम that frequency ranges from 20 hertz to 20,000 hertz, ठीक है, 20 hertz to 20,000 hertz, ठीक। इससे कम जो होती है 20 hertz से कम साउंड को हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 hertz से ज़्यादा को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक। तो ये क्या करता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इसको इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन कुछ जानवर जैसे बैट हो गया, डॉल्फिन हो गई, ये लोग सुनते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये जो साउंड है यहाँ से चला 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 चला, मान लो सामने कोई ऐसे कुछ आइसबर्ग टाइप है, वैसे आइसबर्ग नहीं, मतलब पानी में कोई संकिन शिप है मान लो, हाँ कोई डूबा हुआ जहाज है, ठीक है। इन्होंने यहाँ से साउंड निकाला, यहाँ से साउंड गया वापस आया, और इस अल्ट्रासोनिक बीम को या इस अल्ट्रासोनिक वेव को लगा सपोज कर लो 10 सेकेंड, ठीक। इनको पता होता है कि इस अल्ट्रासोनिक ये जो साउंड है इसकी स्पीड कितनी है, देखो टाइम ये लोग कैलकुलेट करते हैं, कब छोड़ा गया, कब सिग्नल रिसीव हो, उसके बीच में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड पता ही है, मान लो सपोज कर लो 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, इसीलिए लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 3300 मीटर। इनको पता चल गया कि अब 3 किलोमीटर या 3.3 किलोमीटर्स के बाद एक कोई कुछ है, कुछ ऑब्स्टिकल है, वो संकेन शिप भी हो सकता है, वो आइसबर्ग भी हो सकता है, उन्हें ये नहीं पता क्या ऑब्स्टिकल है, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है। तो हमें क्या करना है, अब भैया सिंपल सा हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग टकरा जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से ये यूज़ करते हैं। इस तरीके से फिशरमैन होते हैं। फिशरमैन क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ के फिशरमैन क्या करते हैं, एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि वो फिश ढूंढ सकें। सपोज कर लो यहाँ पर फिशरमैन है, पानी के ऊपर यहाँ पे फिशरमैन है, क्या किया इसने, यहाँ से यहाँ पर मान लो उनकी शिप है, सेल कर रही है, या इनकी बोट है, वैसे ये बोट पे ही जाते हैं, ठीक है, इनकी बोट है, यहाँ से इन्होंने नीचे की तरफ कोई ऐसे सोनार वेव भेजी, ठीक। सपोज कर लो ये यहाँ से वापस आई, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स, ठीक, स्पीड 330, 10 सेकेंड नहीं, चलो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड मान लो, ठीक है, 2 सेकेंड, और ये 330 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। और इनका जो आने का तरीका होता है ना, वो एक मतलब एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड वेव आती है, मतलब कि कुछ आई कुछ नहीं है। मान लो इन्होंने इतनी साउंड वेव भेजी, तो मछली यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, मान लो, ठीक है। तो मछली यहाँ से अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग टाइप की साउंड वेव्स, मतलब ये जो इन्होंने भेजी, इन्होंने इतनी भेजी, इतनी पूरी वापस नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी वापस आएगी। जैसे जो यहाँ तक गई, इस तक, तो ये यहाँ से लड़ने के बाद वापस आएगी, जो यहाँ से यहाँ तक थी ये यहाँ तक वापस आएगी, ये वापस आएगी, ये वापस आएगी, समझ रहे हो ना। और बाकी जो है वो चली जाएगी। तो इनके पास जब वापस आते तो इनको पता चला, अच्छा यहाँ पर एक मछली होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। इस हिसाब से वो अपना काम करते हैं और मछलियाँ पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बैट और डॉल्फिन अपना, क्योंकि वो देख तो सकते हैं, जैसे बैट होता है, बैट चमगादड़, जिसकी वजह से इतना कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, वो देख तो सकता नहीं है, वो क्या करता है, अपने से एक अल्ट्रासोनिक बीम निकालता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। उस अल्ट्रासोनिक साउंड से वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि अगर सामने कोई पेड़ है या कोई ऑब्स्टेकल है, वो कितनी दूर है। वही सेम फिनोमेना उनके दिमाग में, मतलब उनकी जो कैलकुलेशन पावर होती है ना, वो इतनी होती है, बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस उनके अंदर इतनी कैलकुलेशन पावर होती है, वो पता कर लेते हैं कि भैया ये जो भी डिस्टेंस है कितनी होगी, क्योंकि उनको अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड पता रहती है। मतलब उनका तो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उनको कुछ कैलकुलेशन नहीं करते कि 330/15 किया या 330 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकंड किया तब जाके स्पीड इतनी है, वो इतना कुछ नहीं करते। उनके में दिमाग में अपने आप ही बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस उनके में साउंड की स्पीड सेव रहती है, टाइम वो देखते हैं कि कितना लगा, इससे वो डिस्टेंस अपने आप निकाल लेते हैं, ठीक है। बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया। इसमें एक चीज़ हो गई कि भैया सबने, जितने भी थे, इन सभी ने अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाली। क्यों निकाली अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसका जवाब चाहिए। तो इसके भी कुछ रीजंस है, जैसे दे कैन ट्रैवल अनडेविएटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस।
कि मतलब बहुत दूर तक बिना डिविएट हुए चली जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। फिर दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम, मतलब उनको एक बहुत ही पतली बीम के फॉर्म में भी हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेज सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो बुक में दी रहती है, दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब, कि अगर वो किसी मीडियम से जाके टकराएं तो जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि मीडियम जो है वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑप्टिक्स में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो आसानी से कोई मीडियम एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बुक में दी हैं। एक और चीज़ है जो मैंने मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में डाउट आया, मैंने सर्च किया तो मेरे को पता चला। देखो ये विकीपीडिया है, ठीक है, दिख रहा हो, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप पढ़ पा रहे होगे। अल्ट्रासाउंड इज डिफाइंड बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलोहर्ट्ज इन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव वेवलेंथ ऑफ 1.9 सेंटीमीटर और लेस, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि भैया साउंड, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है इसकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होती है। वेवलेंथ मतलब बाकी जो साउंड्स हैं उनके कंपैरिजन में इसकी वेवलेंथ जो है लेस है, ठीक है, लेस वेवलेंथ है। तो जैसे अभी हम लोगों ने मछली असली की बात करी, तो देखो मछली के केस में क्या होगा कि वाटर में अगर एयर में 1.9 है, तो सपोज कर लेते इसकी स्पीड इसकी वेवलेंथ पानी में थोड़ी और ज़्यादा मान ली, चलो 4 सेंटीमीटर मान लिया। वाटर मेरे को पता नहीं कितनी होती है, लेकिन क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमें पता है, f कांस्टेंट रहने वाला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है पानी में बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली लैम्डा भी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मान लेते, जो हमारी मछली है वो तो 4 सेंटीमीटर से बड़ी होगी ना। तो ये जो है हम लोगों ने क्या बात करी कि वेवलेंथ से बड़ा ऑब्स्टेकल होना चाहिए, तो मछली 4 सेंटीमीटर से बड़ी है तो ये मछली तक जा करके यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि इसका लैम्डा कम होता है, ठीक है। ये रीज़न मेरे को और कहीं किसी बुक में तो नहीं मिला, ऐसे ही मैंने थोड़ा डाउट आया, सर्च किया तो मेरे को ये मिला, ठीक है। बस खत्म। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हैं। एक और चीज़ है जैसे रडार में भी इसका खूब यूज़ होता है, क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ठीक है, फॉर इको पर्पज़ इनका यूज़ होता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट, इसको यहीं तक रखते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी आराम से लग जाएंगे। लेकिन हाँ, चाहे जो हो यार, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया ना, एक चीज़ और सुन लो, अगला वीडियो मिस मत करना, उसमें खूब तगड़ी सी एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। सो विद दैट लेट अस रैप इट अप हियर। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू भी।